नमस्ते। इतिहास संशोधन रिसर्च इन हिस्ट्री इस कोर्स में हम पीएचडी कैसे करें ये इस सेशन में जानने वाले हैं। पीएचडी तो एक महत्वपूर्ण डिग्री है, एक प्राइड है, एक ग्लोरी है, ज्ञान के प्रति अपने एक लगन का एक एक्सप्रेशन है। जीवन के जो भी उद्देश्य है उसमें ज्ञान प्राप्ति एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। पीएचडी करने से ये उद्देश्य पूरी तरह से सफल होने की राह पे चलता है। इसके लिए पीएचडी करना बहुत ही गौरव का, आत्मगौरव का, आत्मानंद का एक भाग माना गया है। इस सेशन में हम यही जानेंगे कि किस तरह से ये पीएचडी का प्रोसेस रहता है, किस तरह से ये पीएचडी की जाती है, ये डिग्री किस तरह से दुनिया भर, भारत में और सभी दुनिया के अच्छे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में, संशोधन केंद्रों में हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको आप इस सेशन से जानेंगे। मुझे आशा है कि इस सेशन का काफी आनंद और उपयोग आपको आपके जीवन में जरूर होगा। जैसे पीएचडी एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा है, ये हर कोई जानता है। इस सेशन में हम जानेंगे कि ये जर्नी जो है पीएचडी का, ये किस तरह से चलता है, पीएचडी की संकल्पना क्या है, पीएचडी के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन सी योग्यता चाहिए, प्रोसेस क्या होता है। पीएचडी करते हैं तो गाइड, अपने मार्गदर्शक होते हैं, वो क्या होते हैं। पीएचडी जब करते हैं तो पीएचडी का टाइटल किस तरह से सिलेक्ट करें, उसके बारे में कैसा लिखे, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखे, और पीएचडी करे तो उसका रिसर्च डिजाइन कैसे बनाए, और संशोधन करे, इतिहास में पीएचडी करे तो स्वाभाविक की जो संशोधन साधनों का जो एक खोज है, उनका जो कलेक्शन है वो किस तरह से करे, और जो साधन, संसाधन, रिसोर्सेस, एविडेंसेस इकट्ठा किए उसको क्रिटिसाइज कैसे करे, उसको चुन चुन के अच्छी तरह से कैसे सत्य सोर्सेस को अपने पास पाए। पीएचडी करते समय किस तरह से अन्य सहायकारी साइंस का और ज्ञान शाखाओं की मदद कैसे ले, और पीएचडी करते समय किस तरह से डिस्कशंस करे अलग अलग तज्ञों के साथ। इस तरह से ये पीएचडी का प्रोग्राम करते करते हम इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखे अपने थीसिस का, उसके बैकग्राउंड कैसे लिखे, रिसर्च का कोर पार्ट कैसे लिखा जाता है, और रिसर्च का कंक्लूजन किस तरह से निकालते हैं, और रिकमेंडेशंस किस तरह से देते हैं। इस तरह से पूरा जर्नी हम देखेंगे। रेफरेंसेस की लिस्ट कैसे बनाए, अपेंडिक्स कैसे जोड़े, उसके बाद थीसिस पूरा तैयार हो गया है तो डीटीपी किस तरह से करें, प्रूफ चेकिंग कैसे करें, और अपने थीसिस का सबमिशन कैसे होता है, उसके एग्जामिनेशन और थीसिस को किस तरह से एक्सपर्ट्स लोग करते हैं, और उसके बाद बहुत सारे महाविश्वविद्यालयों में उसका जो एक वाइवा होता है, मौखिक परीक्षा होती है, वो किस तरह से रहती है, और अंत में पीएचडी का अवार्ड या सर्टिफिकेट किस तरह से प्राप्त होता है, और उसके बाद हम किस तरह से एक नया स्कोप पाते हैं। ये सब जानकारी, इसका ज्ञान, इसके सूक्ष्म तंतु, सूक्ष्म घटक हम इस पूरे सेशन में जानने वाले हैं। पीएचडी एक जर्नी है, एक प्रवास है। जब से शुरू होता है तब से अंत तक कभी रुकना नहीं होता है। उसमें पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव तो हमारी शुरुआत है, बिगिनिंग ऑफ द पीएचडी हमारी शुरुआत होती है। उसके बाद हम फील्ड वर्क करते, संसाधनों को इकट्ठा करते, लोगों को मिलते। फिर तीसरे पड़ाव में रिसर्च और थीसिस का राइटिंग करते हैं। चौथे पड़ाव में पीएचडी का जो एग्जाम होता है वो दिया जाता है और उसकी डिग्री अवार्ड प्राप्त किया जाता है। और पांचवा जो पड़ाव है पीएचडी के बाद का पड़ाव, जिसमें जो भी एक्सपर्ट्स है वो एक्सपर्ट्स करके किस तरह से काम कर सकते हैं या आगे का रिसर्च किस तरह से कर सकते हैं। किस तरह का ये पीएचडी का एक बहुत अच्छा जर्नी रहता है, अपने जीवन का बहुत एक अच्छा गोल्डन टाइम, एक अच्छा शुभ
सकारात्मक ऊर्जा का समय ये रहता है, ज्ञान ग्रहण का ये समय रहता है। तो पीएचडी करना एक जर्नी है, एक प्रवास की तरह है। बिगिनिंग जब करते हैं, उसकी जो शुरुआत करते हैं पीएचडी की, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। शुरुआत ही अच्छी रहे, शुभ रहे, तो पूरा काम ही अच्छी तरह से बनने लगता है। उसका फाउंडेशन अच्छा रहे तो पूरा काम अच्छा रहता है। तो पीएचडी की जो शुरुआत है, उसमें सबसे पहला जान ले कि कंसेप्ट क्या है ये पीएचडी की। पीएचडी एक इसका जो पीएचडी तो एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका लॉन्ग फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। पीएचडी का लॉन्ग फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी एक एकेडमिक और प्रोफेशनल डिग्री है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज में एक क्वालिफिकेशन करके दी जाती है। जो रिसर्च करते हैं अपने अपने इंटरेस्ट के एरिया में, जो रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च करने के बाद वो एक एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक स्पेशलाइजेशन करते हैं, उसके लिए ये पीएचडी उनको दी जाती है। पीएचडी का मतलब है कि आप एक विशिष्ट क्षेत्र के, विशिष्ट विषय के, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो गए। एक्सपर्ट होने का आपका जर्नी पीएचडी के साथ शुरू होता है। तो ये कंसेप्ट है, एक आप एक डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी अर्थात पीएचडी से एक एक्सपर्ट करके अपने अपने सब्जेक्ट के उभर के आते हैं, शुरुआत करते हैं। अब पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी और प्रोसेस भी है। अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इसके क्राइटेरियाज अलग है। भारत में आमतौर पे देखें तो मोस्टली जो पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, यानी एमए, एमकॉम, एमएससी इस तरह से करते हैं, वो पीएचडी के जो उसके लिए काबिल माने जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। जैसे एमए हिस्ट्री किया है तो एमए हिस्ट्री करने के बाद आप हिस्ट्री में पीएचडी कर सकते हैं। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम रहती है, यूनिवर्सिटीज आमतौर पे ये लेती है। अथवा यूनिवर्सिटी हो या रिसर्च सेंटर हो, उनकी जो वेबसाइट्स रहते हैं, उस वेबसाइट्स पे वो पीएचडी की एंट्रेंस एग्जाम कब होगी, कैसे होगी, उसके डिटेल्स दिए रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आप अगर मुंबई यूनिवर्सिटी के पीएचडी लेना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उसके डिटेल्स मिलेंगे कि वो जो प्री एग्जाम है उनकी कब होती है, कब नहीं होती है, किस तरह से होती है, उसके सब डिटेल्स वेबसाइट पे मेंशन किए हो रहते हैं। और जब वो आप एग्जाम देते हैं, वो प्री एग्जाम पीएचडी कैसे बोलते हैं, वो देने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद आप पीएचडी का आपका जर्नी शुरू करते हैं। उसके बाद आपको गाइड मुहैया किया जाता है, वो यूनिवर्सिटी से या संशोधन केंद्र से। उसके बाद गाइड की मदद लेके आप आपका पीएचडी का जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद स्वाभाविक के आप आपके जो गाइड है उनके गाइडेंस में आप धीरे धीरे पीएचडी का जर्नी, रिसर्च का जर्नी शुरू करते हैं। ऑन एन एवरेज वैसे देखें तो पीएचडी का जो पूरा संशोधन है वो 5 से लेकर 10 साल तक चलता है। अच्छा दर्जा उसमें रहा, क्वालिटी मेंटेन करना है, उतना सही तौर पे गहरा अध्ययन और खोज करने, रिसर्च करना है, डिस्कवरी करनी है, तो कम से कम 5 साल और 10 साल तक ये जर्नी चला रहता है, चलता रहता है। ये काम कंटिन्यूस रहता है, कभी नहीं रुकता है। आजकल तो लोग 2-3 साल में ही ये काम पूरा करने का प्रयास करते हैं। हालांकि अच्छा समय दिया, अच्छा इनपुट दिया तो उसका आउटकम भी अच्छा आता है। एक डिवोशन से, समर्पित होके अगर काम करते हैं, डिवोशन, डेडिकेशन से, तो अच्छा रिसर्च बनता है, सही तौर पे आप उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये पीएचडी का जर्नी की ये स्टेप्स है। आप पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद गाइड आपको अलॉट किया जाते हैं, और गाइड की सहायता से आप आपका सब्जेक्ट चुनते हैं, और उसके बाद आप आपका संशोधन का, रिसर्च का जर्नी शुरू करते हैं, पीएचडी शुरू करते हैं। उसके बाद गाइड आपके जीवन में पीएचडी के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। गाइड एक तरह से आपके फ्रेंड, फिलोसोफर इस तरह से होते हैं, एक एडवाइजर होते हैं, आपके सुपरवाइजर भी होते हैं। आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी कैसे रहे, स्टेप बाय स्टेप आप उसके, आपका जो काम बढ़ रहा है उसको वो एक दिशा देते हैं, एक
एक मार्गदर्शन देते हैं, आपको हेल्प करते हैं। जहां पर भी आपको समस्या आती है, प्रॉब्लम आता है, तो आप गाइड से पूछ सकते हैं। तो गाइड आपको काफी हेल्पफुल होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, गुरु की तरह ये गाइड होते हैं। वो काफी एक्सपर्ट्स लोग रहते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट्स में, अपने अपने डिसिप्लिन में वो एक्सपर्ट्स लोग रहते हैं। कभी कभी को गाइड की भी एक कंसेप्ट होती है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं। मान लो कि कोई अगर पीएचडी करे और पीएचडी करते समय वो किस पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो वो हिस्ट्री के तो गाइड लगेंगे ही, परंतु को गाइड करके वो पॉलिटिकल साइंस के भी कोई एक्सपर्ट व्यक्ति को उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। वैसे भी प्रोविजंस रहती है। यूनिवर्सिटी अथवा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे गाइड अलॉट होते हैं, वहाँ पे लिस्ट रहता है, वहाँ से गाइड आपको प्राप्त होते हैं। और वो गाइड बहुत ही महत्वपूर्ण एक मार्गदर्शक की तरह रहते हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड रहते हैं और नॉलेजेबल रहते हैं गाइड। गाइड एक महत्वपूर्ण आपके एक एडवाइजर, सपोर्टर, फिलोसोफर है। सही तौर पे गाइड ये शब्द में सब कुछ आ जाता है। उसके बाद आप जब पीएचडी शुरू करते हैं, तो पीएचडी का स्वाभाविक कि आप टाइटल पहला निश्चित करते हैं, उसका टॉपिक का नाम सिलेक्ट करते हैं। अब टॉपिक का नाम जब सिलेक्ट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक कि आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो आपके इंटरेस्ट का वो सब्जेक्ट होना चाहिए। अपना अपना जो इंटरेस्ट है उसमें अगर काम करते हैं, तो स्वाभाविक कि अच्छा काम बन जाता है। और अब कि आपने जिसमें पढ़ा है, इसके पहले कुछ लिखा है, वो सब्जेक्ट आपको काफी हेल्पफुल रहता है। और स्वाभाविक कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को आप जाके देख सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। पीएचडी के जो थीसिस है उसको आप यूनिवर्सिटीज के लाइब्रेरीज में देख सकते हैं परमिशन लेके। और वो परमिशन के टाइटल्स जो रहते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद एक आपका खुद का इंटरेस्ट का जो एरिया है, उसके अलग अलग टाइटल्स आपके सामने रख सकते हैं। जैसे एंशिएंट एरिया है, मेडिवल है, मॉडर्न टाइम्स है, कौन से एरिया में जा रहे हैं, तो टाइम सिलेक्ट करके फिर उस एरिया में आप सोशल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, मिलिट्री हिस्ट्री कौन सा लिख रहे हैं, उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप एक्यूरेट आपका टाइटल लिख सकते हैं। शुरुआत में 5-6 टाइटल्स लिख सकते हैं। उसके बाद एक एक्यूरेट टाइटल आप निर्माण कर सकते हैं। उसमें आपके गाइड भी काफी हेल्पफुल रहते हैं। टाइटल एक्यूरेट होना चाहिए। टाइटल एक तरह से आपका जो पूरा थीसिस है, थीसिस को एक्सप्रेस करता है एक ही वाक्य में। जिस तरह से किताब का कोई नाम रहता है, फिल्म का नाम रहता है, वो एक इसेंस होता है। उस तरह से पीएचडी का टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक ही लाइन में, जिसमें आपका डिस्कवरी, संशोधन, इतिहास, इस शब्द भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। और आपका जो कोर वर्ड है वो भी उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो टाइटल इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको कुछ आपने जो रीडिंग किया होगा लिटरेचर, उसका रिव्यू और सर्वे आपको लिखना होता है। उसका एक एब्स्ट्रैक्ट छोटा सा निबंध जैसा आपको लिखना होता है, एक 150-200 वर्ड्स में, कि जिस तरह से आपका ये पीएचडी करने का आपके सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है, आपके एम्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, आपने अभी तक इसमें कौन सी बुक्स पढ़े हैं और क्या क्या काम किया है, और आप किस तरह का रिसर्च करने वाले, हिस्टोरिकल मेथड कैसी रहेगी, और आप जो भी रिसर्च करें उसका उपयोग क्या है, उसका लिमिटेशंस क्या है, ये सब उसमें लिखना होता है। एक छोटा सा एसे की तरह ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो टाइटल के साथ होना बहुत जरूरी है, ताकि आपका जो टाइटल है पीएचडी का, तो वो टाइटल का एकदम सा एक्सप्लेनेशन या उसका इलॉब्रेशन, उसकी जो कंसेप्ट है टाइटल की, उसका वर्णन ही एक तरह से वो थीम में, वो एक छोटी सी कथा में, निबंध में एकदम अच्छे शब्दों में आ जाता है, एकेडमिक शब्दों में आ जाता है। उसके बाद एक स्टेप आता है रिसर्च डिजाइनिंग। पीएचडी का थीसिस जो है उसका डिजाइन करना होता है। रिसर्च किस तरह से करें, किस तरह से आप पीएचडी करें। अगर आप लाइब्रेरी में जाएंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कुछ अच्छे बेस्ट ऑफ द बेस्ट थीसिस देखेंगे, तो आपको समझ में आता है कि किस तरह से संशोधन किया जाता है। हिस्ट्री के अच्छे अच्छे थीसिस है, बहुत ही अच्छे थीसिस है। तो उसको आपको, अगर आप वो सब देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाता है। उसमें आपको ये समझना है कि
तीन तरह से ये थीसिस या रिसर्च का डिजाइन होता है। एक पार्ट है, पहला पार्ट ऐसे इंट्रोडक्टरी रहता है, बीच में जो पार्ट रहता है जो कोर पार्ट बोलते हैं, जो बॉडी है रिसर्च का, और तीसरा जो पार्ट है वो कंक्लूजन। ऐसा आमतौर पे हम इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इस तरह के तीन तरह के पार्ट पीएचडी के होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, मेन रिसर्च और कंक्लूजन। अब इसमें जो पहला जो पार्ट है इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड का जो पार्ट है, तो उसमें स्वाभाविक की इंट्रोडक्शन जो है थीसिस का जो प्रास्ताविक है वो देना होता है, उसके बैकग्राउंड क्या है आपके थीसिस की, रिसर्च की, वो देनी होती है। इसके पहले किसने उस सब्जेक्ट पे काम किया वो इसमें लिखना होता है, और आप जो संशोधन करें उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसका महत्व क्या है, उपयोग क्या है, और आप जिस सब्जेक्ट पे संशोधन कर रहे हैं तो उसका स्कोप और उसकी मर्यादा भी क्या है ये उसमें लिखना होता है। आपके थीसिस के ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होने चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, आपने जो गृहीतक हाइपोथेसिस रखा है वो इसमें लिखना पड़ता है, और आप कौन से हिस्टोरिकल मेथड से जा रहे हैं वो हिस्टोरिकल मेथड का वर्णन इसमें करना पड़ता है, और किस तरह के प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेस आपने यूज किए उसका वर्णन ये पूरा पार्ट में, ए पार्ट में, बेसिक पार्ट में है। ये टेक्निकल पार्ट है, ये इंटरनेशनली कॉमन पार्ट रहता है कि जिसमें ये 10 चीजें जो है आपको इसमें ये 10 कंटेंट होते हैं ये पहले पार्ट के। फिर दूसरा पार्ट है जो आप थीसिस बनाते हैं तो उसके जो टॉपिक्स आप करते हैं, जो भी आपने रिसर्च के लिए सब्जेक्ट लिया है, तो उस रिसर्च के आप जो पार्ट्स करेंगे, तो वो पार्ट्स एक टॉपिक में आपको रूपांतरित करने होते हैं। आमतौर पे 4-5 टॉपिक्स इसमें रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हिस्ट्री लिख रहे, स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिख रहे, तो आपको 5 टॉपिक्स उसके निश्चित करने पड़ेंगे, और वो 5 टॉपिक्स में आपको रिसर्च प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरा पार्ट होता है कंक्लूजन का, उसमें आप पूरे थीसिस का सारांश बताते हैं, उसमें जो निष्कर्ष निकाले वो आप बताते हैं, आप जो रेकमेंड करना चाहते हैं, सिफारिश करना चाहते हैं वो बताते हैं, और फिर समारोह आप करते हैं। इस तरह से मेन पार्ट होते हैं। उसके साथ एक और पार्ट जोड़ा जाता है थीसिस को, वो रेफरेंसेस का लिस्ट रहता है, जो आपने प्राइमरी जो भी रेफरेंसेस लिखे उसका लिस्ट, फिर सेकेंडरी रेफरेंसेस का लिस्ट, और बिब्लियोग्राफी और अदर कुछ जानकारी है तो वो लिखी जाती है। तो ये जो डिजाइन है बेसिक रिसर्च डिजाइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये ABCD ये पार्ट जो है ये आपके थीसिस का एकदम ही स्केलेटन है, एक डिजाइनिंग है। रिसर्च डिजाइनिंग इसी को बोलते हैं कि ये जो ABCD में मैंने जो आपको दिखाया है डिवाइड करके, तो इस तरह से डिवाइड करके उसके जो कंटेंट है वो आपका PhD का एक आउटलाइन है। इसको रिसर्च डिजाइनिंग ऐसा कहते हैं। ये रिसर्च डिजाइनिंग एकदम एक्यूरेट, परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कोई ये एक आर्किटेक्ट है, वो जब बिल्डिंग बनाता है तो पहला प्लान करता है, उसके बाद उस प्लान के आधार पर वो बिल्डिंग खड़ा होता है। उस तरह से ये बेसिक डिजाइन है। ये इंटरनेशनल नॉर्म्स रहते हैं रिसर्च के। कोई भी देश में, कोई भी कंट्री में जाए, कौन से भी यूनिवर्सिटी में जाए, आपको ये बेसिक नॉर्म्स और ये जो रिसर्च डिजाइनिंग है इसको अपनाना होता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोर पार्ट करें, हर एक का डिटेल में इसका आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद फील्ड वर्क शुरू हो जाता है आपके रिसर्च का। फील्ड वर्क मतलब आप हिस्ट्री में रिसर्च करें तो आपको स्वाभाविक के सोर्सेस चाहिए, सोर्सेस इकट्ठा करने चाहिए, एविडेंस इकट्ठा करने चाहिए, उसके जो भी दस्तावेज चाहिए या जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है वो आपको इकट्ठा करने चाहिए। तो वो तो सभी के सभी डिजिटल लाइब्रेरीज में, डिजिटल आर्काइव्स में अवेलेबल होंगे ऐसा नहीं, आपको जाना भी पड़ेगा। अभी तो काफी सुविधा हुई है कि डिजिटल आर्काइव्स भी बने हैं, डिजिटल म्यूजियम्स भी बने हैं, डिजिटल लाइब्रेरी भी बनी है, उसका एक स्पेशल लिस्ट भी है। परंतु आपको तो फील्ड वर्क के लिए तो कुछ तो जाना ही पड़ेगा। जो भी आपका सब्जेक्ट जिस तरह का है PhD का, उस तरह से आपको फील्ड वर्क के लिए भी जाना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला आपको फील्ड वर्क में जाते हैं तो कलेक्शन ऑफ द सोर्सेस, आपके सोर्सेस का, एविडेंसेस का, स्रोतों का कलेक्शन करना पड़ेगा। कलेक्शन, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे आप अभी तक जो भी सेशंस, इसके पहले सेशंस में आपने जाने हैं कि
किस तरह के सोर्सेस के प्रकार रहते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे सोर्सेस रहते हैं, जिसमें अगर हम देखते हैं तो मटेरियलिस्टिक सोर्सेस है, रिटर्न सोर्सेस है, ओरल सोर्सेस है और ऑडियो विजुअल सोर्सेस है, इस तरह के सोर्सेस है। अभी मटेरियल सोर्सेस मतलब जो भौतिक एविडेंसेस या सोर्सेस होते हैं, उसमें देखे तो मेमोइज होते हैं, फिर फोर्ट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, अलग अलग जेल्स होते हैं, कुछ प्लेसेस होती है, कुछ स्टैचूज होते हैं, कुछ मूर्तियां जिसको हम बोलते हैं, कुछ फाउंटेन्स भी होते हैं, कुछ पुराने रोड्स भी होते हैं, ब्रिज होते हैं। तो ये मेटेरियलिस्टिक सोर्सेस है। बहुत सारे मेटेरियलिस्टिक सोर्सेस है, कोई पॉट्स है, कॉइन्स है, स्टैचूज है, वेपन्स भी हो सकते हैं, कोई और अच्छे से पेंटिंग्स भी हो सकते हैं। ये सब मटेरियलिस्टिक मतलब भौतिक साधन है जो कि लिखे नहीं है परंतु वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कोई अगर हम पुराने कोई किले का संशोधन कर दे तो किले के जो दरवाजे है उसके बाहर रखे हुए जो तोप है या जो स्टैचूज है, मूर्तिज है, वो सभी उसके एक तरह के मटेरियल सोर्सेस अर्थात भौतिक साधन, भौतिक एविडेंसेस ऐसे होते हैं। उसके बाद रिटर्न सोर्सेस है। रिटर्न सोर्सेस में न्यूज़पेपर्स है या कुछ पत्र व्यवहार किया जाता है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, कोई लोग डायरी लिखते हैं, उनकी आत्मकथाएं रहती है, कुछ इंस्क्रिप्शंस रहते हैं, कुछ मैप्स रहते हैं ओरिजिनल, ऑटोबायोग्राफीज यानी आत्मकथाएं रहती है, मूल उस समय पे लिखे गए हुए कुछ बुक्स रहते हैं या कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स जो आते हैं उनके कुछ वर्णन रहते हैं, और कुछ रिकॉर्ड्स रहते, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स रहते, इंटेलिजेंस यानी गुप्तहेर जो लोग रहते गवर्नमेंट के, उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स और कुछ जानकारियां इकट्ठा करके रखी हुई रहती है, गवर्नमेंट के पास वो रहती है। वो आमतौर पे 30 साल के बाद पब्लिश करते हैं, कुछ गवर्नमेंट तो पब्लिश भी नहीं करती कुछ जानकारियां, कुछ 60 साल के बाद पब्लिश होती है। तो वो जो इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स रहते हैं वो भी एक रिटर्न सोर्सेस रहते हैं। उसके बाद ओरल सोर्सेस भी रहते हैं, जैसे कि कोई गाने रहते हैं तो ट्रेडिशन से आते रहते हैं, जैसे गाने रहते हैं या कुछ फोक टेल्स रहते हैं या कुछ मराठी में ओवी अभंग ऐसे भी चीजें हैं, कुछ लोगों के पारंपरिक गाने रहते हैं, ये सभी ओरल सोर्सेस में आता है। और ऑडियो विजुअल सोर्स है, जैसे डिजिटल हमारी दुनिया बन रही है वैसे फिल्म्स है, डॉक्यूमेंट्रीज है, और दूरदर्शन जैसे जो गवर्नमेंट की चैनल्स है उसके ऊपर भी आपको ऑडियो विजुअल सोर्सेस मिलते हैं। तो ये जाना पड़ेगा, आर्काइव्स में जाना पड़ेगा, दफ्तर खाना जिसको बोलते हैं जो आमतौर पे गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ म्यूजियम्स होते हैं उसमें जाना पड़ेगा। कभी कभी लोगों के घर पर भी ये मौजूद रहते हैं, कभी अगर किसी स्थान पे ऐतिहासिक चले जाते तो वहां रहते, कभी आर्काइव्स की खुदाई होती है तो वहाँ कुछ कॉइन्स मिलते हैं, कुछ पत्थर मिलते हैं। तो एक एक साधन, एक एक सोर्स, एक एक एविडेंस हिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक साधन ही तो हिस्ट्री है। नो डॉक्यूमेंट नो हिस्ट्री, ऐसा जो कहा जाता है वो एकदम इम्पोर्टेंट है कि एक एक साधन ही इतिहास का एक एक शब्द है, एक एक चित्र है इतिहास का। तो स्वाभाविक ही ये कलेक्शन करना पड़ता है, अपना जो सब्जेक्ट है, टाइटल है, उसके अनुसार जो भी साधन लगेंगे तो उसका इस तरह से कलेक्शन करना पड़ता है। उसके बाद साधनों का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा वो साधनों का, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी। आजकल तो टर्शियरी भी आया है। प्राइमरी साधन यानी मूल साधन, ओरिजिनल असली, और सेकेंडरी मतलब एक तरह से डुप्लीकेट या सेकेंडरी दुय्यम साधन, और टर्शियरी मतलब एकदम ही साधारण साधन। जैसे प्राइमरी साधन है तो उसमें आत्मकथाएं आती है, फिर पत्र व्यवहार जो करते, खत लिखते एक दूसरे को तो खुद के अक्षरों में लिखा जाता है, फिर जो ट्रैवल की डायरीज रहती है, कुछ जमा खर्चा लिखा जाता है वो रहता है, कुछ लिटरेरी वर्क रहता है, कुछ इंटरव्यूज रहते हैं, या कुछ ऐसे पेंटिंग्स या फोटोग्राफ्स रहते हैं, ओरिजिनल फोटोग्राफ्स रहते हैं, या कुछ रिसर्चर या गवर्नमेंट का डेटा रहता है। इस तरह का एकदम ही प्राइमरी सोर्स माना जाता है कि ये ओरिजिनल है, मूल साधन है, एकदम ही असली साधन है। और फिर सेकेंडरी जो सोर्स है, तो सेकेंडरी में तो हम जानते हैं कि बायोग्राफीज है, कि एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे ने कथा उसकी लिखी है तो वो उसकी जीवनी हो गई तो वो लिखी है। फिर दूसरी कोई किताबें रहती है या फिर कुछ लिखा हुआ रहता है,
या कुछ और पॉलिटिकल एनालिसिस के रहते, कभी कभी न्यूज़पेपर्स में न्यूज आती है। इस तरह के जो सब सेकेंडरी सोर्सेस में इसको माना जाता है। इसके पहले सेशन में हमने प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेस पे बहुत डेप्थ में डिस्कशन किया है। टर्शरी भी सोर्सेस है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट है, कोई बिब्लियोग्राफीज है, क्रोनोलॉजीज है, क्लासिफिकेशंस है, या और कोई गाइड बुक्स है, मैनुअल्स है, पॉपुलेशन के रजिस्ट्रेशन है, स्टैटिस्टिक्स का कुछ और रिकॉर्ड है। तो ये सब टर्शरी साधन है कि इसकी सहायता से आप प्राइमरी या सेकेंडरी तक पहुंच सकते हैं। इस तरह से साधनों का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी से क्लासिफिकेशन होता है। परंतु जिस थीसिस में, जिस रिसर्च में प्राइमरी साधन ज्यादा है तो सबसे बेहतर माना जाता है। सेकेंडरी तो एक सपोर्टिव है, जहाँ प्राइमरी नहीं मिलेगा वहाँ सेकेंडरी सोर्स को अपनाना है, अन्यथा प्राइमरी प्राथमिक साधनों को ही अपनाना है, दुय्यम साधन सेकेंडरीज को कम अपनाना है। ये एक रूल है, एक तरह का संकेत है। इसके बाद साधन तो इकट्ठा कर लिया अभी, तो उसमें दो तरह के क्रिटिसिज्म करने की, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म। जैसे एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म अगर कर रहे मतलब बाह्य चिकित्सा, और इंटरनल मतलब अंतरंग चिकित्सा, उस साधन का पूरा अंतरंग देखना। जैसे कोई व्यक्ति को हम देखते हैं तो उसका बाह्य वर्णन देखते हैं, उसका रंग रूप देखते हैं, पहराव देखते हैं, तो हम उसका एक तरह से एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करते हैं। परंतु जब उसके गुण देखते हैं, उसकी भाषा देखते हैं, उसका ज्ञान और काम देखते हैं, अब उसके काम से हम उसको जानते हैं। इंटरनल क्रिटिसिज्म इसको कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे। इंटरनल क्रिटिसिज्म में जब अपने पास अगर एक आधा कागज आ गया, एक खत आ गया, किसी ने लिखा हो, तो हम वो पहला खत देखते और देखते कि ये कब लिखा गया, उसके बाद ये जो है ये कहाँ लिखा गया, और ये सब क्यों, किस तरह से लिखा गया, और इसका ऑथर कौन है, क्या ये ऑथेंटिक है या ऐसा ही है तो डुप्लीकेट है। तो ये ऑथेंटिसिटी हम उसका देखते हैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में, और उसके बाद उसको इंटरनल क्रिटिसिज्म के लिए हम भेजते। इंटरनल क्रिटिसिज्म उसी खत का अगर हम करते तो हम उसमें देखते कि क्या ये इस तरह का और तो कोई डुप्लीकेट नहीं, क्या ये ओरिजिनल और एक कम में वो द्वितीय ऐसा खत है। हाँ, ये तो बहुत जबरदस्त खत है, फिर तो ओरिजिनल खत है। और इसको क्यों लिखा गया, ये लिखने का कारण क्या है, और इसके अंदर क्या ऐसा संदेश है, और इसका और इस तरह से क्या इसमें पाया जाएगा अंदर, इस किस कॉन्टेस्ट में लिखा है, ये क्यों लिखा है। तो ये उसका अंतरंग जानते हैं हम लोग, तो उसको इंटरनल क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो ये कोई भी जब हम साधन इकट्ठा करते हैं तो उसके बाद उनका क्रिटिसिज्म करना बहुत जरूरी, उनकी चिकित्सा करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम उसके अंदर क्या है वो समझ सकते हैं, और वही तो हिस्ट्री का इसेंस है, वही तो हिस्ट्री को रिवेल करना होता है। इसके बाद जो स्टेप आता है, हम ऑक्सिलरी साइंसेस मतलब जो सहायता करने वाले अन्य जो इतिहास के लिए उपयुक्त, संशोधन के लिए उपयुक्त ऐसे जो संशोधन की जो अन्य विद्या है, शाखा है, उनकी मदद लेते हैं। जैसे ऑक्सिलरी साइंसेस में हम फिलोसॉफी की मदद ले सकते हैं, क्रोनोलॉजी की ले सकते हैं, और साइकोलॉजी की, ज्योग्राफी की, डिप्लोमेसी की, न्यूमिस्मेटिक साइंस की, अलग अलग शाखाओं की हम मदद ले सकते हैं। जैसे अगर अपने को कोई मूर्ति प्राप्त होती है तो हम उस मूर्ति का जो विज्ञान है उसको समझने के लिए वो मूर्ति विज्ञान के एक्सपर्ट्स को मिल सकते हैं। या कोई अगर मेडिसिन या कोई हर्ब अपने को प्राप्त होती है तो वो मेडिसिन के या हर्ब के जो एक्सपर्ट्स है उनके साथ बात कर सकते हैं कि हर्ब का क्या महत्व रहा, इसका उपयोग क्यों किया जाता रहा। ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेस है तो उस नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सपर्ट्स के साथ हम अध्ययन करते हैं। कुछ अलग अलग लिपियां रहते हैं, जैसे मोड़ी लिपि है, ब्रह्मी लिपि है, तो उसके जो एक्सपर्ट्स है उनकी सहायता लेते हैं। साथ ही साथ डीएनए स्टडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। तो ये तो एक मेडिकल स्टडीज की एक ब्रांच है, परंतु अगर कोई स्केलेटन पाया जाता है तो हमें उसको खोज करने के लिए ये किसका है, कौन से रेस का है, कौन से व्यक्ति का है, इसके लिए डीएनए का स्टडी करने के लिए वो जो एक्सपर्ट्स है उनकी मदद लेनी होती है। फोटोग्राफी जैसे या आजकल 3D स्कैनर्स है उनकी भी मदद लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट की भी मदद लेते हैं। अगर अपने को कुछ एविडेंस मिलता है तो वो जो एविडेंस है
तो मान लो किसी की अगर डेथ हुई है तो क्या वो हत्या हुई है या आत्महत्या है या नेचुरल डेथ है या एक्सीडेंटल डेथ है, इसको खोज करना है। तो जैसे जैसे हम डीएनए का एक्सपर्ट्स का मदद ले सकते हैं, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी के एक्सपर्ट्स का मदद ले सकते हैं, उसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी भी मदद ले सकते हैं। वो भी बता सकते कि ये व्यक्ति कौन सी मानसिकता में था। तो ऐसे काफी अलग अलग ऑक्सिलरी साइंसेस की मदद लेते लेते हम अपने रिसर्च को, पीएचडी के रिसर्च को आगे बढ़ाते। कोई भी जो आपका टाइटल है उसमें इस तरह की मदद आप आपके टाइटल के लिए, रिसर्च के लिए अन्य सहायकारी संस्थाओं के, शाखाओं की, विद्याओं की लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति हर सेक्शन का एक्सपर्ट नहीं रहता है, तो उसको तो अलग अलग लोगों की मदद लेनी चाहिए। और वो जो एक्सपर्ट्स है वो मदद करते भी हैं, और उसके मदद, उनकी मदद से वो जो भी अपने को बताते हैं, तो एक्सपर्ट्स का जो नॉलेज है, कुछ कुछ तो ऐसे साधन रहते कि वो मान लो कोई फारसी में लिखा है, कुछ जर्मनी में लिखा है, कुछ चाइनीज लैंग्वेज में, तो हम तो एक्सपर्ट्स नहीं रहते चाइनीज के, जापानीज लैंग्वेज के। तो वो जो एक्सपर्ट्स है, वो एक्सपर्ट्स अपने को मदद देते कि इसको, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो अलग अलग शाखाओं के लोगों की मदद लेना रिसर्च में बहुत ही जरूरी होता है, आवश्यकता भी वो होती है। उसके बाद डिस्कशंस भी करने होते हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ। अपना जो टॉपिक है, मान लो मिलिट्री हिस्ट्री लिख रहे हैं, या हम लोग कोई गुप्तहेर या इंटेलिजेंस का हिस्ट्री लिख रहे हैं, रॉ का हिस्ट्री लिख रहे हैं, भारत का जो गुप्तहेर संस्था है रॉ, अगर उसका हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो अपने को वो जो एक्सपर्ट्स है उनकी भी मदद लेनी होती है कि रॉ के जो लोग हैं उनकी मदद लेनी होगी। वो किस साइकोलॉजी के रहते रहते इसके लिए साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी होंगी। वो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को, टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाते, इसके लिए टेक्नोक्रेट्स की मदद लेनी होगी, और जिन्होंने काम किया है उनकी भी मदद लेनी होगी रॉ में। तो रॉ का हिस्ट्री, जो इंटेलिजेंस है इंडिया का, ये उसका अगर हिस्ट्री लिख रहे, तो स्वाभाविक के अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय लेनी होगी, उनके साथ डिस्कशंस करने होंगे। डिस्कशंस से अपने को अलग अलग पहलू सामने आ जाते, और हम डिटेल्स में उस सब्जेक्ट को जान सकते, उसके ऊपर प्रकाश डाल सकते। तो रिसर्च में प्रकाश डालना ही तो है। प्रकाश जितना डालेंगे उतनी खोज होगी, उतनी डिस्कवरी होगी, उतना अच्छा उस रिसर्च का कुछ ना कुछ नतीजा आएगा। अच्छा अच्छे अलग अलग घटक अपने सामने आते हैं। तो एक्सपर्ट्स है अलग अलग, कौन से एक्सपर्ट अपने सब्जेक्ट के लिए उपयुक्त है। एक्सपर्ट्स अर्थात तज्ञ, जिन्होंने बहुत साल उसमें काम किया। अनुभव तो बहुत बड़ी एक देन है। अनुभव के कारण, अपने कार्य के कारण, अपने एजुकेशन के कारण वो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उनके साथ डिस्कशंस करने से अलग अलग दिशाएं, पहलू, डायमेंशंस उसके पीएचडी के रिसर्च के अपने को समझ में आते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, फील्ड वर्क का ही एक पार्ट है। जैसे संसाधन इकट्ठा किए, उसका क्लासिफिकेशन किया, उस तरह से ऑक्सिलरी साइंस की मदद ली, उस तरह से एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल रहता है रिसर्च में। उसके बाद अगला पड़ाव थीसिस का आता है। सब हमने शुरुआत की, सब इकट्ठा किया, एविडेंसेस, सोर्सेस, अब अपने क्लासिफिकेशन किया, एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशंस किए, इंटरव्यूज ले, सब किया। उसके बाद रिसर्च को लिखना है, थीसिस को लिखना है, उसकी शुरुआत हो जाती है। तो वो शुरुआत बहुत अच्छे तरह से रिसर्च डिजाइनिंग में हमने उसको देखा था। तो रिसर्च डिजाइनिंग के अनुसार अपने को थीसिस को लिखना है, जिसमें पहला पार्ट आता है कि इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड लिखना है। ये टेक्निकल पार्ट है पूरा थीसिस का। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम रॉ का हिस्ट्री लिख रहे हैं, रॉ इन इंटेलिजेंस, गुप्तहेर लोगों की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, इसका अगर इतिहास लिख रहे हैं, तो स्वाभाविक इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा अपने थीसिस का। अगर हिस्ट्री ऑफ द रॉ ऐसा आपका टाइटल है, तो रिसर्च एंड हिस्ट्री ऑफ द रॉ, यानी जो भी रॉ संस्था है उसका इतिहास ऐसा आप अगर लिख रहे, तो स्वाभाविक कि रॉ संस्था, आपका जो थीसिस है उसमें आपको पूरा बताना पड़ेगा कि आपका इंट्रोडक्शन में आप पूरा क्या क्या कवर करने वाले थीसिस में, कि वो
संक्षेप में इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि आपके थीसिस में आप जो जो भी घटक कवर कर रहे हैं तो उसका पूरा शब्दों का वर्णन, वो जो लाइन्स है, स्टेटमेंट्स है, वो आपको उधर लिखने पड़ेंगे। एक आधा पन्ना, कम से कम एक 100 वर्ड्स तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा कि आप क्या कवर कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन मतलब आप परिचय करते हैं आपके थीसिस का, इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं आपके थीसिस को। उसके बाद बैकग्राउंड आपको लिखना है। मतलब आपने जो ये थीसिस का जो टाइटल चुना है, मान लो रॉ का हिस्ट्री अगर लिख रहे, तो इसके पहले आपको इसका इंटरेस्ट कैसे आया? क्या आपने ऐसे कुछ मूवी देखी होगी, कुछ किताबें, कुछ कहानियां पढ़ी होगी, किधर न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, कुछ आपके आसपास रहने वाले वैसे लोग होंगे, आपके घर में कोई लोग काम कर रहे होंगे, आपको उस तरह का काम करने की कुछ इच्छा या प्रेरणा होगी। ऐसा सब जो भी है वो बैकग्राउंड में आपको लिखना होगा कि ये बैकग्राउंड था, इसके लिए हम ये थीसिस को, ये रिसर्च के ये सब्जेक्ट को लिख रहे हैं और इसको आगे लेके जा रहे हैं। उसके बाद प्री वर्क डन, ये एक महत्वपूर्ण है कि इसके पहले आप तो पहली बार इसमें रिसर्च नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है आपके पहले भी किसी ने इसके ऊपर रिसर्च किया होगा, तो वो प्री वर्क जो हुआ है आपके काम के पहले, किसी ने किताब लिखा है, किसी ने और रिसर्च किया है, किसी ने आर्टिकल लिखा है, किसी ने वेबसाइट बनाई है, कुछ ना कुछ जो पहले जो काम हुआ है, तो उसका रेफरेंस, उसका वर्णन आपको प्री वर्क में देना है। जैसे कि रॉ का इतिहास अगर लिख रहे, तो रॉ का इतिहास लिखने के पहले आपने अगर टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ पढ़ा है, रॉ के इतिहास के बारे में आर्टिकल पढ़ा है, या फिर कोई रॉ के इतिहास के ऊपर कोई नॉवेल पढ़ा है, या कोई हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़ा है, और कोई किताब पढ़ा है, या रॉ की वेबसाइट देखी है, तो प्री वर्क हुआ है, आपके काम के पहले ये काम हो चुका है, तो उसका एक वर्णन इसमें देना होता है। उसके बाद नीड ऑफ द रिसर्च, यानी आपके रिसर्च की जरूरत क्या है। तो आपको 8-10 तो जरूरतें आपके रिसर्च की मालूम होनी चाहिए। जैसे रॉ का इतिहास लिख रहे हैं, तो आपको रॉ का इतिहास, गुप्तचर यंत्रणा का रॉ नाम की संस्था का इतिहास लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत क्या है कि इसमें कोई करियर करना चाहते तो उनको उपयोग रहे, जो भी इंटेलिजेंस में काम करते तो उनको हिस्ट्री मालूम होना चाहिए अपने संस्था का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम होना चाहिए, या जो भी उसके एग्जैक्ट जो भी जरूरतें हैं कि आगे आने वाली जो उसकी जो पॉलिसी है उसमें भी कुछ इफेक्ट होना चाहिए, और जो भी सही काम हुआ है या नहीं हुआ है, या कहाँ पे कम हो रहे हैं, वो सब खोजना है आपको। तो ये जरूरत है आपके रिसर्च की, और ये पहली बार काम आप कर रहे हैं, इसको पहली बार संकलित करें, तो ये संकलन करना भी जरूरी है। तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 1 to 10 पॉइंट्स आप उसकी नीड्स लिख सकते हैं। उसके बाद आप आपका जो टाइटल है, रिसर्च है, उसका इम्पोर्टेंस और यूज भी लिख सकते हैं। हर कोई रिसर्च इम्पोर्टेंट ही है, यूजफुल ही है। रिसर्च का जो महत्व है और उसका जो उपयोग है वो आपको लिखना है। वो भी इस तरह से अपना जो रिसर्च है उसका महत्व, जैसे कि रॉ का अगर इंटेलिजेंस संस्था का हिस्ट्री लिख रहे, रिसर्च करें उसके ऊपर, तो स्वाभाविक ही उसका तो बहुत महत्वपूर्ण है देश के ध्येय धोरण के लिए, विश्व शांति के लिए, मनुष्य के ऐक्य के लिए और सुरक्षा के लिए, और वायलेंस और जो भी अनलॉफुल चीजें उसको डिमोलिश करने के लिए उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब पॉइंट्स आपको 1 to 10 ऐसे भी आप एक अप्रोक्सीमेटली इस तरह से इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, और उसका यूज भी, उसका उपयोग भी आप लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसे इस रिसर्च के आपके उपयोग है, 8-10 उपयोग आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्कोप और लिमिट्स लिखने अपने रिसर्च के। स्कोप्स और लिमिट्स अगर लिख रहे हैं अपने रिसर्च के, स्कोप्स और लिमिट्स, तो स्वाभाविक ही स्कोप्स में तो आपको तो स्वाभाविक ही मालूम होना चाहिए कि आपके रिसर्च का स्कोप क्या है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे आपको स्कोप लिखने, जैसा टाइटल है उसके स्कोप रहते हैं, कुछ ना कुछ तो दायरा रहता है उसका, कुछ ना कुछ तो एक वॉल्यूम रहता है, आकार रहता है, तो वो आकार आपको लिखना है कि ये आकार में ऐसा ऐसा आएगा। स्कोप्स कैसे, इसमें आपके गाइड आपको जरूर सहायता करेंगे। और लिमिट्स, लिमिट्स भी आपको लिखने, जैसे लिमिट लिख रहे, तो स्थल, काल और व्यक्ति, साधन, संसाधन, इस सब का आपको एक मर्यादा भी है, लिमिट भी है। जैसे स्थल, यानी आप अगर रॉ का हिस्ट्री लिख रहे, तो स्वाभाविक रॉ का स्थल तो भारत में ही है,
भारत की संस्था है तो वो एक उसका लिमिट है, चाहे वो दुनिया भर विश्व भर काम करे, परंतु है तो भारत की संस्था, तो स्थल यानी प्लेस का लिमिट है। आप जहाँ से काम कर रहे उसी से आप तो पूरे विश्व में नहीं घूम सकते, परंतु आप जहाँ जहाँ घूम सकते हैं उसका लिमिट आपको मेंशन करना है। फिर उसका टाइम आपको अगर 2-3 साल 5 साल नहीं आपने लिखा है तो टाइम लिमिट भी आपको यहाँ पे एकदम ही स्पष्ट करना है। फिर आपने जो रिसोर्सेस इस्तेमाल किए उसको भी यहाँ पे लिखना है कि दुनिया भर के रिसोर्सेस आपके पास तो नहीं, परंतु जो भी रिसोर्सेस आपने इस्तेमाल किए उसका वर्णन यहाँ पे लिखना है। और आपका जो भी फिनेंशियल सपोर्ट है उसका भी लिमिट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स है महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी रिसर्च का ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है। मान लो आप पुणे से मुंबई जा रहे हैं तो आपको पहला उद्देश्य निश्चित करना पड़ेगा कि मुझे मुंबई जाना है। तो स्वाभाविक ही आपने अगर उद्देश्य निश्चित नहीं किया तो आप कहाँ जाएंगे। तो कोई भी काम करने के पहले उसका ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी रिसर्च में। तो रिसर्च में अपने जो ऑब्जेक्ट्स है वो 2-3-4-5 ऑब्जेक्ट्स आपको स्पष्ट करने, जैसे कौन सी खोज करनी है, क्या संकलन करना है, किस पर प्रकाश डालना है, क्या री इंटरप्रेट करना है, ये सब आपके ऑब्जेक्ट आपके रिसर्च में स्पष्ट होने चाहिए, बहुत स्पष्ट सुस्पष्ट होने चाहिए, एकदम क्लियर क्लियर। इतना ऑब्जेक्ट क्लियर उतना आपका जर्नी क्लियर कि आप इस ऑब्जेक्ट को लेके ये उद्देश्यों के लेके आगे जा रहे हैं। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हाइपोथेसिस, गृहीतक जिसको बोलते हैं। गृहीतक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है थीसिस का। गृहीतक यानी कुछ हम मान के चलते हैं, हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि मान लो पुणे से मुंबई जा रहे हैं तो 3 घंटे का जर्नी है, हो सकता है ट्रैफिक भी लगे, पॉल्यूशन मुंबई पुणे में होगा। ये आपके कुछ हाइपोथेसिस है, कुछ अंदाज है जर्नी के पहले। इस तरह से कोई भी रिसर्च के पहले अंदाज रहते हैं, तो अंदाज को हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे अगर आप रॉ इंटेलिजेंस संस्था का इतिहास लिख रहे तो स्वाभाविक ही आप कुछ हाइपोथेसिस रखेंगे कि भारत के इंटेलिजेंस के जो संस्था है उसको बहुत पुराना प्राचीन इतिहास है, जैसे चाणक्य ने वर्णन किया वहीं से इतिहास शुरू होता है, तो प्राचीन इतिहास है। दूसरा, स्वातंत्र के बाद ये जो संस्था निर्माण हुई उसने अच्छा योगदान दिया है, ये आपका एक हाइपोथेसिस एक अंदाज है। तीसरा, आपका एक हाइपोथेसिस ऐसा हो सकता है कि ये जो रॉ नाम की संस्था है तो उसका इतिहास लिखते समय आपको स्वाभाविक ही रॉ बहुत हाईटेक है, दुनिया का एक गौरवशाली संस्था है, भारत का एक गौरवशाली संस्था है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हाइपोथेसिस कुछ चीजें मान के चले, ये हाइपोथेसिस एक अंदाज, ऐसे 4-5 अंदाज। अब हाइपोथेसिस 2 तरह से लिख सकते हैं, एक तो आंकड़ों में लिखना है और एक वर्णन में लिखना है। अभी जो मैंने बताया वो वर्णन का हाइपोथेसिस हो गया, वर्णन में लिखा हुआ। और आंकड़ों में लिखना है तो उसको आंकड़ों में तब्दील करना पड़ेगा आपके स्टेटमेंट्स को। तो आपके स्टेटमेंट को आंकड़े जो सूट करेंगे उस तरह से आपको हाइपोथेसिस लिखना है। तो दोनों तरह से भी लिख सकते हैं हाइपोथेसिस, एक वर्णनात्मक गुणात्मक, उसको क्वालिटेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं, और दूसरा क्वांटिटेटिव यानी संख्यात्मक हाइपोथेसिस। दोनों तरह से भी आप हाइपोथेसिस लिख सकते हैं। कुछ लोग हाइपोथेसिस नहीं लिखते, परंतु हाइपोथेसिस से एक दिशा प्राप्त होती है कि एक चित्र बना के आप आगे जा रहे हैं। हाइपोथेसिस के बारे में इसके पहले सेशन में मैंने काफी डिस्कशन किया है। उसके बाद मेथड, मेथड को आपको लिखना है, आपके रिसर्च के जो आपने मेथोडोलॉजी हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी जो अप्लाई किया है उसको लिखना है। ये आपने किस तरह से प्राथमिक साधन, दुय्यम साधन, उसके बाद उसका एनालिसिस, उसके बाद अलग अलग सहायकारी संस्थाओं की मदद ली, इस सब मेथोडोलॉजी को आपको स्टेटमेंट्स में लिखना है। एक एक स्टेटमेंट बहुत एक्यूरेट, परफेक्ट और एकदम एक प्रकाश ज्ञान भरा हो ऐसे शब्द उसमें होने चाहिए, एकेडमिक शब्द होने चाहिए, कोई बहुत विशेषणों की जरूरत नहीं, एक्यूरेट शब्द उसमें इस्तेमाल करें, मेथोडोलॉजी को आप इसमें वर्णन करें। इसके बाद आपने जो यूज्ड किए हुए रेफरेंस है, जो भी रेफरेंस यूज किए उस रेफरेंसेस का वर्णन आपको इसमें करना है कि किस तरह के रेफरेंसेस आपने इसमें इस्तेमाल किए हैं। प्राइमरी रेफरेंस, सेकेंडरी, टर्शियरी कौन से, और प्राइमरी रेफरेंसेस कहाँ से मिले उसका संक्षेप में वर्णन करना है।
तो इस तरह से इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड का पहला आपका लेखन का पहला एक सेक्शन है, टेक्निकल है, और टेक्निकल एक मेथोडोलॉजिकल सेक्शन है, फाउंडेशन है आपके थीसिस का, एक इंटरनेशनल नॉर्म्स इसमें रहते हैं। इसके बाद आपका लिखने का जो दूसरा सेक्शन आता है वो कोर पार्ट है रिसर्च का, बी पार्ट, कोर पार्ट, जिसमें आप आपके पास के रिसोर्सेज, डेटा, टेबल, मैप्स, चार्ट, इंटरव्यूज, रेफरेंसेस को पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसका भरपूर उपयोग करते हैं। जैसे आपका अगर एक टॉपिक आपने चुना है कि स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसका आपको अगर कोर पार्ट्स लिखने हैं तो एंशंट स्पिरिचुअलिटी, मेडिवल स्पिरिचुअलिटी, मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी, कंटेम्प्रेरी स्पिरिचुअलिटी, इस तरह से आपको टॉपिक्स बनाने। फिर एंशंट स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री ऑफ एंशंट स्पिरिचुअलिटी इन इंडिया, यानी भारत के अध्यात्म का प्राचीन इतिहास, भारत के अध्यात्म का मध्य युग का इतिहास है, दूसरा टॉपिक बन सकता है। फिर तीसरा टॉपिक हो सकता है कि भारत के अध्यात्म का आधुनिक इतिहास। फिर चौथा हो सकता है कि भारत के अध्यात्म का समकालीन इतिहास। और पांचवा टॉपिक हो सकता है कि भारत के अध्यात्म का इतिहास के अनेक अन्य संदर्भ। इस तरह से आपको 5 टॉपिक्स अगर बनाने होते, आपके जैसे कोई भी किताब लिखते हैं तो उसमें से टॉपिक्स रहते, तो आपका पूरा टॉपिक, आपका पूरा रिसर्च कवर करता है। ऐसे 4-5 टॉपिक्स बनाने, फिर आपने जो भी एक क्रोनोलॉजिकल एक थीम होनी चाहिए, उसमें एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, एक हार्मनी, एक जर्नी उसमें होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो वो पूरा प्रवास जो है आपके संशोधन का, आपके रिसर्च का, आपके पीएचडी का, आपके थीसिस का, वो 1 बाय 1 ऐसा वो टॉपिक्स में आता है। तो टॉपिक्स में उसका एक तरह का इंटरप्रिटेशन, वर्णन आपको करना है। उसके बाद तीसरा जो आपका पार्ट आएगा वो कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस का। आपने जो भी इतिहास लिखा, जो भी रिसर्च किया, तो रिसर्च के बाद आप तो उसको इस पार्ट में लिखते हैं, जैसे शुरुआत में सारांश में लिखेंगे समरी की, पूरा मैंने ये थीसिस, ये जर्नी इस तरह से किया, इस तरह से लिखा, ऐसा एक समरी पार्ट में आएगा। उसके बाद कंक्लूजन्स आएंगे। कंक्लूजन्स में कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे श्योर, मतलब निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही निश्चित है, सुनिश्चित है, ये सर्टन है, एकदम सुस्पष्ट है, ये एकदम एक प्रकाश देने वाली चीज है, ऐसे शब्द है, यानी एकदम आप कंफर्म है, फर्म है, कॉन्फिडेंट है, क्योंकि आपने रिसर्च किया है। तो आपका हर कोई स्टेटमेंट, हर कोई शब्द एक सत्य को, एक ज्ञान को लेके प्रस्तुत होता है, सत्य की अभिव्यक्ति होता है हर एक शब्द, और बहुत ही एक्यूरेट रहता है, एक तरह का आंकड़े की तरह वो रहता है, अचूक रहता है, एक तरह की लकीर रहती है। वो बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कंक्लूजन्स। जैसे आप अगर भारत के अध्यात्म का इतिहास लिख रहे हैं, तो स्वाभाविक ही आपका कंक्लूजन्स में ऐसा आ सकता है कि भारत के अध्यात्म के इतिहास ने इस देश में प्रेम, शांति, करुणा, दया, ये शाश्वत मूल्यों का प्रसार किया। ये जो स्टेटमेंट है आपका एकदम लकीर हो गया है, क्योंकि आपके पास एविडेंसेस है, पूरे 4-5 टॉपिक में आपके पास तो एविडेंसेस है कि बुद्ध का जो टीचिंग रहा, महावीर का जो टीचिंग रहा, या कृष्णा का जो टीचिंग रहा, पतंजलि का टीचिंग रहा, तो उसके स्टेटमेंट यही दया, क्षमा, शांति, प्रेम, आनंद, ये शाश्वत मूल्य देते हैं। ये आपके पास एविडेंस है, इसके लिए आप ये स्टेटमेंट करें। तो कंक्लूजन्स में ऐसे स्टेटमेंट आएंगे। आमतौर पे 5 से 10 कंक्लूजन्स रहते हैं अपने थीसिस के। हर स्टेटमेंट बहुत ही कॉन्क्रीट रहता है, और वो स्टेटमेंट को आधार रहता है आपके पास, जो पहला जो किया हुआ रिसर्च है उसका आधार के बाद ही आप कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं। कोई भी निष्कर्ष पे तभी आते हैं जब आपको उसका पूरा ज्ञान होता है, पूरा प्रकाश आपने डाला होता है, तो कंक्लूजन्स के बारे में आप श्योर होते हैं। अलग अलग थीसिस जो है उसके कंक्लूजन्स आप देखें, उसका अध्ययन करें, तो आपको समझ में और आएगा कि किस तरह से कंक्लूजन्स लिखते। अभी आपका जो टाइटल है, आपका जो संशोधन का विषय वो अलग होगा, इसलिए आपका जो कंक्लूजन है उस तरह से आएंगे। कंक्लूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंक्लूजन यानी आमतौर पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो रिसर्च का एक तरह से सोल है, आत्मा है,
क्या आपने ये कंक्लूड किया, रिसर्च के बाद आपको ये फाइंडिंग हुआ, ये मिल गया और आपने वो प्रस्तुत किया, ये कंक्लूजन्स है। उसके बाद रिकमेंडेशंस, इसमें कुछ सिफारिश भी आप कर सकते हैं कि और इसमें ये होना चाहिए, ये संशोधन होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो रिकमेंडेशन हो सकता है कि आगे आने वाले रिसर्चर्स को, गवर्नमेंट को, रीडर्स को, अलग किसी को भी हो सकता है कोई संशोधन केंद्रों को, तो रिकमेंडेशंस आप ऐसा लिख सकते हैं। आजकल हिस्ट्री में वो भी लिखा जाता है। उसके बाद एंड एक ये है कि आप समारोह करते हैं आपका थीसिस का, इसमें तो पूरा स्टोरी जो आपने किया उसका एक संक्षेप आप बताते कि शुरुआत मैंने ऐसी की थी, फिर ऐसा ऐसा किया और अंत में ऐसा ऐसा हुआ। पूरा जर्नी सारांश में आप इसमें लिखते हैं एंड में। तो इस तरह से आपका पूरा लेखन हो जाता है। उसके बाद लिखने के बाद आपको रेफरेंसेस लिखने, रेफरेंसेस में आपको स्वाभाविक एक प्राइमरी रेफरेंसेस का लिस्ट, फिर सेकेंडरी रेफरेंसेस का लिस्ट, फिर बिब्लियोग्राफी, इस तरह से लिखना है। ये तो थीसिस का एक आखिरी पार्ट है, रेफरेंसेस को लिखना, बिब्लियोग्राफी को लिखना, और भी कुछ मैप्स वगैरह फोटो जोड़ना चाहते तो वो जोड़ना। ये बहुत आपका थीसिस का क्वालिटी कैसा है, दर्जा कैसा है, ये इसमें रिफ्लेक्ट होता है। कितने अच्छे रिसोर्स, कितने रेयर दुर्मिल दुर्मिल रिसर्च, ये एविडेंसेस, सोर्सेस आपने खोजे, प्राइमरी सोर्सेस कैसे खोजे, ये बहुत ही आपने किस तरह से अद्भुत तरह से कार्य किया, बहुत ही प्रेरणादायी कार्य किया, बहुत ही ऊर्जा युक्त कार्य किया, बहुत मन लगा के, डेडिकेशन से और एकदम डिवोशन से काम किया, झोंक के काम किया। या आपका इसमें समझता है कि आपने कौन से रेफरेंसेस यूज किए, कितने अच्छे अच्छे प्राइमरी रेफरेंसेस किए, इकट्ठा किए, उसका लिस्ट देखे समझ में आता है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन काम है। बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट थीसिस आप अगर देखते हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइमरी सोर्सेस उसमें इस्तेमाल किए हुए होते हैं, तो वो देखना बहुत जरूरी है और उस तरह से वो लिखने हैं। इसके बाद फिर जीटीपी का काम है। फिर पूरा थीसिस इंग्लिश में तो आप खुद ही टाइप कर सकते हैं या प्रोफेशनल टाइपिस्ट को भी दे सकते हैं बाहर। और अगर दूसरी कोई लिपि का है, अगर वो लिपि नहीं आ रही तो आप बाहर से भी टाइप करके ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा सब हैंड राइटिंग किया, उसके बाद आपने टाइप किया। कुछ लोग तो डायरेक्ट डीटीपी भी करते, टाइप भी करते, परंतु ये बहुत आवश्यक है कि यहाँ पे प्रोफेशनली अगर टाइपिंग करके ले रहे तो उसमें कोई फॉन्ट मिसिंग है क्या, कोई इनकरेक्ट हुआ है क्या, ये सब देखना है। एकदम पेज का सेटिंग परफेक्ट हुआ है क्या, और ये सब ग्राफिक्स सही है क्या, या कोई प्रिंट गलत तो नहीं आया, मिसिंग तो नहीं हुआ है, कुछ इमेज का रिजोल्यूशन तो ठीक है, ये सब देखना है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में अगर काम करना है तो उसी तरह से उसका क्वालिटी, उसका पेपर, फॉन्ट की साइज, इसके पहले सेशन में मैंने इसको फोकस दिया है। तो पीएचडी अगर लिख के पूरा हो गया है, उसको डीटीपी किया है, तो प्रूफ चेकिंग और उसका क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी मल्टी कॉपी 4-5 कॉपीज बनानी होती है, तो सबमिट करनी होती है। एक अपने पास रहेगा, बाकी तो यूनिवर्सिटी या रिसर्च सेंटर में जाएगी। इसके लिए बहुत ही क्वालिटी, उसका बाइंडिंग, प्रूफ रीडिंग, बहुत ही प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ बैठ के उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। ऐसा कहते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका पैकिंग बहुत जरूरी है, तो पैकिंग बेहतरीन होगा तो ही वो लोग परचेस करते। तो इस तरह की धारणा भी आजकल बनी है, परंतु वो तो एक प्रोफेशनल धारणा है। अगर मन से, भक्ति से, डिवोशन से काम किया है तो उसको अगर अच्छी तरह से रखना भी है, तो इसके लिए ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर भी एक भी चूक ना रहे, जीरो, एकदम एक्यूरेट परफेक्ट काम ऐसा हो। तो इसके लिए प्रूफ चेकिंग, जीटीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है, और इसको कभी कभी टाइम पे लोग देते नहीं। तो इसके लिए पहला टाइम देके 2-3-4-5 बार प्रूफ चेक करके, आमतौर पे 2-3 बार ही होता है, पर अपना सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होता तब तक प्रूफ चेक करना है, और एक्यूरेट परफेक्ट क्वालिटी प्रूफ जो कि नॉर्म से उसमें लेके फिर बाइंडिंग करके उसको फिर सबमिट करना है। उसके बाद एग्जाम का समय आएगा। एग्जाम के पहले आपको आपका थीसिस सबमिट करना है। कर रहे हैं, अगर थीसिस लेके जा रहे हैं यूनिवर्सिटी या रिसर्च सेंटर में,
तो उसको फिर देना है, जहाँ पे वो जो सेंटर रहता है उसका टेबल रहता है उधर दे रहे, तो उनके पास से एक्नॉलेजमेंट भी लेना चाहिए। कभी कभी भूल जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में तो होता नहीं, परंतु ये एक्नॉलेजमेंट, उसका टाइम, उसके रिसिट कि आपको आपने इतने कॉपीज दिए, यह आवश्यक होता है। उसके बाद वो प्रिजर्व करो, आपके पास जो एक्नॉलेजमेंट दिया है, हो सकता है तो फोटो भी निकालो और हैप्पी रहो, क्योंकि बहुत तपस्या की है, बहुत मेहनत किया है, बहुत डिवोशन से, डेडिकेशन से काम किया है, भक्ति से काम किया है, समर्पित होके आपको जिसमें इंटरेस्ट था उसमें आपने संशोधन किया है, जीवन का बहुमूल्य समय दिया है, अनमोल समय जीवन का दिया है, और एक अतुल्य जीवन का कार्य किया है। तो हमेशा हैप्पी रहो। जब सबमिट कर रहे हैं आपका थीसिस, तो फोटो भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत दुर्मिल क्षण है आपके जीवन का, रेयर क्षण है, गोल्डन समय है, गोल्डन मोमेंट है। उसके बाद आपका थीसिस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एक्सपर्ट के पास जाता है। वो एक्सपर्ट्स जो है, वो आप जो 3-4 एक्स्ट्रा कॉपी देते, वो एक्सपर्ट्स उस थीसिस को बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं, उनका पूरा जीवन उसमें गया हुआ रहता है। तो वो जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, स्कॉलर्स लोग हैं, वो थीसिस आपका देखते हैं, पढ़ते हैं, और फोकल लेंथ लगा के भी पढ़ते हैं, और उनको अगर कुछ उसमें ठीक नहीं लगा तो रिजेक्ट भी कर सकते, री राइट भी बोल सकते। इसके लिए बहुत काम अपना डिवोशन से, और बेस्ट होना चाहिए गाइड, आपको इसमें बहुत मदद करते हैं। पहली बार अगर रिसर्च कर रहे हैं तो ये एक्सपर्ट्स आपका थीसिस पढ़ेंगे, उनकी राय उसके साथ दे देंगे, और यूनिवर्सिटी को और अथवा रिसर्च सेंटर को वापस भेजते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इस तरह का क्वालिटी कंट्रोल होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने इसको अभी नहीं रखा है, तो उससे हो सकता है कि क्वालिटी कम भी हो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे और लोग भी उसको चेक करते हैं थीसिस को। ये मत बोलो कि आपने दिया तो हो गया, वो सब एक्सपर्ट्स है, एमिनेंट लोग है, तो वो अपनी राय जरूर भेजेंगे। उनको अच्छा नहीं लगा तो बोल सकते हैं कि ये रिजेक्ट करो या इसको रीराइट करो, ऐसा भी वो बोल सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अगर आपका थीसिस पास किया, एग्री हो गए, उनका लेटर आ गया यूनिवर्सिटी को, तो फिर आपका वाइवा होता है, एक मौखिक परीक्षा होती है। तो मौखिक परीक्षा में हमेशा आपको कंफर्टेबल रहना है, अवेयर रहना है, आपका थीसिस लेके जाना है, आपका प्रेजेंटेशन उसके साथ रहेगा। तो प्रेजेंटेशन आपको बनाना है 15-20 स्लाइड्स का। उसके बाद आप आपके थीसिस के बारे में प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे क्या भी है, और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको कंफर्टेबली, हैप्पीली और ट्रूली, बहुत ऑनेस्टी से जवाब आप दे सकते हैं। जो भी आपका नॉलेज उसको रिफ्लेक्ट यहाँ पे होना चाहिए एकदम अच्छी तरह से। आप जिस तरह से एक्सपर्ट्स बने हैं, तो उसका यहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, परंतु शांत रह के, पीसफुल रह के, बिना डिस्टर्ब होके उसका जवाब देना है, और एग्जाम के लिए पूरा प्रिपरेशन करना है। तो आपने जो भी काम किया उसका ये मौखिक परीक्षा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में रहता है, इंटरनेशनल लेवल पे ये रहता है। उसके बाद आपको अवार्ड डिक्लेयर होता है पीएचडी का, कि आपने पीएचडी प्राप्त की, आप एक्सपर्ट हो गए। तो इस तरह के ये कुछ फोटोग्राफ्स है जिसमें से पीएचडी के सर्टिफिकेट्स को दिखाए। तो ये आपके जीवन का एक अनमोल और बहुत ही आनंद भरा ऐसा पल होता है, जिसमें आप ये अवार्ड प्राप्त करते हैं। एक सुकून, शांति और आनंद, आत्मानंद की स्थिति है कि आपने कुछ जो काम किया उसको यूनिवर्सिटी ने या अच्छे लेवल के रिसर्च सेंटर ने रिकॉग्नाइज्ड किया है और आपको अधिकृत किया है। उसके बाद, इसके बाद पीएचडी तो हो गया, अवार्ड तो मिल गया, तो आगे भी तो बहुत काम है। ये तो आरंभ है, पीएचडी पूरी करना कोई एंड नहीं, ये तो आरंभ है, एक अच्छी शुरुआत है एक अच्छे क्षेत्र में कार्य की। तो इसमें आपको बहुत स्कोप्स है। आप आपके सब्जेक्ट का ज्ञान लेके कंसल्टेंसी दे सकते हैं, कारपोरेट्स में, बिजनेस में, सोसाइटी में, गवर्नमेंट में कंसल्टेंसी दे सकते हैं, विद्यार्थी और स्टूडेंट्स में लेक्चरर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, पीएचडी के हिस्टोरियन हो सकते हैं, आप पॉलिसी बना सकते, कोई एनजीओ, गवर्नमेंट, कारपोरेट्स के पॉलिसी मेकर हो सकते, स्पिरिचुअल गाइड हो सकते, क्योंकि आपके पास हेरिटेज का ज्ञान आया है, नॉलेज आया है। डिप्लोमेट हो सकते, हिस्टोरिकल राइटर हो सकते, बहुत कुछ स्कोप है।
आपको जिसमें आनंद मिलता है, ऐसे 1 2 3 काम साथ में भी कर सकते हैं या एक आधा काम भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से स्कोप बहुत है, अनलिमिटेड स्कोप है पीएचडी का। आनंद के कारण, ज्ञान के कारण आप बहुत लोगों को प्रकाश दे सकते हैं जीवन में। तो इस तरह से हमने ये सब पीएचडी का जर्नी देखा कि किस तरह से ये होता है कार्य, कहाँ से शुरुआत करें, संसाधन कैसे इकट्ठा करें, और फिर किस तरह से थीसिस लिखे, एग्जाम दे, और इसके बाद अवार्ड के बाद भी काम करें। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत जरूरी है। कुछ थीसिस देखे लाइब्रेरीज में जाके, जिन्होंने पीएचडी प्राप्त किया है उनके साथ डिस्कशन करें, आपको उसमें एक आनंद आएगा, तो उससे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ये बहुत जरूरी है, प्रात्यक्षिक और सराव बहुत जरूरी है। उसके लिए कुछ थीसिस आपके इंटरेस्ट की जरूर देखें, लाइब्रेरीज में डिस्कशन करें, और आप एक आगे जाके खुद भी पीएचडी करें और एक अच्छा जीवन जिए और दूसरों को भी एक अच्छा जीवन में प्रकाश दें। तो इस तरह से पीएचडी का पूरा ये जर्नी हमने देखा। पीएचडी किसे कहते हैं, कैसे करते हैं, कौन कर सकते हैं, पीएचडी करते हैं तो उसके लिए रिसर्च डिजाइनिंग कैसा रहता है, स्टेप्स कैसे रहते हैं, फिर किस तरह से किनको मिलते हैं, संसाधन इकट्ठा करते हैं, एक्सपर्ट्स को मिलते हैं, अन्य लोगों की मदद लेते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, उसके बाद लिखते तो बहुत एकेडमिक लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई कादम्बरी के नॉवेल की लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, तो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज जिसमें होनी चाहिए। ये इस तरह का हमने ये थीसिस में देखा।